सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट है क्या? तो इट्स ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं ये बोलूँ कि डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये रोड बनाई और यहीं छोड़ दी, आगे कंटिन्यू ही नहीं किया। दूसरा हो सकता है कि ये नहीं कि जैसे मान लो ये जो हैंडपंप होते हैं वो मैं किसी एक पर्सन के घर के पास बना दूं, वो फिर दूसरे को लेने नहीं दे रहा है या कास्ट इशू हो रहा है। ऐसा नहीं, अगर सरकार बना रही है तो वो ऐसे प्लेस पे लगाए जिससे बहुत लोग को फायदा हो। ठीक है ना? तो कॉम्प्रिहेंसिव इसको बोलते हैं, ब्रॉड होना। ठीक है ना? जिससे एक नहीं, मल्टी डाइवर्स तरीके से सबका फायदा हो। सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है ना? जिससे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। ठीक है, सोशियो मतलब सोसाइटल, और इकोनॉमी यानी उनकी अर्निंग लेवल इंक्रीज हो। इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जब भी हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं एग्रीकल्चर अच्छा कर दे। रूरल डेवलपमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता है, और बहुत सारी चीजें आती है जिसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट उससे अच्छा हो सकता है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। रूरल पीपल देखा जाए तो 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है ना? इसीलिए मेरा ऐसा सोचना होता है कि स्मार्ट सिटी से ज़्यादा ना हमें स्मार्ट विलेजेस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ नहीं, हमें क्या चाहिए, हमारे स्मार्ट विलेजेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं गांव में थोड़ा पला बड़ा हूँ और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि गांव का जीवन जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो होना चाहिए थोड़ा, उसको अगर स्मार्टली वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी जनरेट होने लगे तो लोगों को माइग्रेट करके शहर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आरडी। प्रोसेस ऑफ आरडी का मतलब क्या है कि रूरल डेवलपमेंट या तो हो चुका है या फिर हमें कुछ फ्रेश इनिशिएटिव डेवलपमेंट के लिए करना जरूरी है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, यानी हमें अटेंशन किस पे देना है, लिटरेसी पे, एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट हो, वहाँ पे कुछ कोर्सेज सिखाए जाएं। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, यानी हर चीज़ के लिए आपको शहर में आके इलाज ना कराना पड़े। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिसिटी हो, इरिगेशन हो, क्रेडिट बैंकिंग हो जो फार्मर्स को क्रेडिट मिल सके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च हो। नेक्स्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है? कि हम एलिमिनेट कर सकें क्या, जो लैंड रिलेशन में एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उसको हम खत्म कर सकें। एक्चुअलाइजेशन, जो गोल था हमारा कि लैंड जो मतलब पहले अंग्रेज के टाइम पे जो खेत को जोतते थे, ठीक है ना, लैंड तो सारी ब्रिटिश और जमींदार की रह गई थी, तो वो टीलर्स को लैंड मिल सके, जो कि पूरे अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे लैंड सीलिंग जो था वो किन दो स्टेट्स में ही सक्सेसफुली हो पाया था। इम्प्रूवमेंट हो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में, जिससे क्या हो, हमारा लैंड बेस बढ़े। ठीक है ना, लैंड बेस धीरे धीरे हमारा घटते ही जा रहा है। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना है और प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करें। ठीक है, एग्रीकल्चर करना हम कम कर रहे हैं। दूसरा, उपज, जो उपज होनी चाहिए 200 केजी 500 केजी, वो भी हमें बढ़ानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फोर्थ क्या है, एलिवेशन ऑफ पोवर्टी। ठीक है ना, पोवर्टी ऐसा नहीं कि एक बार में खत्म होगा, उसको धीरे 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 धीरे, जैसे ग्राफ होता है ना, धीरे धीरे करके हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, 30% टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए तो अभी भी वो बिलो पोवर्टी लाइन पे है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है ना, हमें प्रोडक्टिव, क्योंकि देखो जो भी हमारा यूथ है वो काफ़ी प्रोडक्टिव काफ़ी एक्टिव होता है, अगर वो उस समय पे उस पीरियड में अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो, वो कोई काम ही ना करता हो, तो ये हमारे कंट्री के लिए क्या है, कहीं ना कहीं उस रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो ईच लोकेलिटी में हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं। ठीक है ना, जो कि अदर देन फार्मिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या है, क्रॉप सोइंग, सोइंग का मतलब होता है वो बीज लगाना। ठीक है, और एक सेकंड, यहाँ हार्वेस्टिंग छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेना, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो जब हार्वेस्टिंग होती है तभी पैसा मिल पाता है, तो इन दोनों के बीच में
यानी बीज डालने और फसल काटने के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में फार्मर को क्या चाहिए होता है? रूरल क्रेडिट, ठीक है ना, यानी कि पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार की जरूरत पड़ती है। तो सोर्सेस क्या होते हैं? दो सोर्स होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। याद कैसे रखेंगे हम? याद रखो, जहां पे भी इंस्टीट्यूट वर्ड आ रहा है वहां रूल रेगुलेशंस वगैरह होंगे, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल जहां रूल रेगुलेशंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट हो सकता है, कमर्शियल बैंक हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है, ठीक है। ये सब जगह है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के। नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे मनी लेंडर्स हो गया, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जहां से आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसा मानना है, बस मैं बता रहा हूं जो मेरे को डाटा अभी फिलहाल मिला है, अब ये भी पूरा तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि अभी नया नया चैनल है, बहुत लोगों ने वीडियोस देखी नहीं है। तो कुछ का कहना है कि आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, कुछ का कहना है कि स्पीड ठीक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने किताब एकदम नहीं छुई है, तो उनके लिए वो फास्ट लग रही है, ठीक है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किताब, या फिर होता है ना स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर्स वगैरह, थोड़ा बहुत भी पता है उनको, तो उनको तो स्पीड ठीक लग रही है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने एकदम किताब और वो स्कूल नहीं जाते हैं या फ्लाइंग ले रखा है, उनके लिए थोड़ा फास्ट है। तो देखो, जिनके लिए फास्ट है मैं तरीका बता दे रहा हूँ, या तो आप लेक्चर को 2 बार, या पहला तो है कि आप स्पीड कम कर लो, ठीक है ना, 1x है तो 0.5x कर लो। दूसरा, आप क्या करो, एक बार वीडियो देख लो, बुक्स पढ़ लो और फिर दोबारा वीडियो देखो, आपको चीज़ें एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएगी। ऐसे मेरी पूरी कोशिश रही कि एक ही वीडियो में ही आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है क्लास से रिलेटेड तो मेरे को मैसेज करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, यानी क्या क्या रूरल बैंकिंग में पॉजिटिव पॉइंट्स थे, निगेटिव पॉइंट्स थे, वो हमें देखना है। तो हमने क्या देखा कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने क्या देखा है कि क्रेडिट फैसिलिटीज जो दी गई थी, ठीक है ना, याद करिए सब्सिडी वगैरह दी गई थी, उससे फार्मर्स को काफी हेल्प हुआ, ठीक है। जिससे हमने बफर स्टॉक्स बनाया, बफर स्टॉक यानी वही याद करो एफसीआई वगैरह बनाया, और एफसीआई बनने से क्या हुआ, हमारा फेमाइन खत्म हुआ। आज कहीं पे भी फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया या फेमाइन जैसी स्थिति आ गई, तो सरकार अनाज वहां से निकाल के, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज निकाल के उनको देती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ली, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, वो प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या थे। फर्स्ट है इनसफिशियंसी। हाँ, थोड़ा अभी स्क्रीन पे आपको ये सब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि एक और बच्चे ने मेरे को कहा था कि सर थोड़ा सा आप बड़ा कर दोगे, ऐसे दिखता है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा स्क्रीन को आप जूम आउट कर दोगे तो और अच्छा दिखेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा इस बार जूम कर दिया। ऐसे 55% पे रहता है, अभी मैंने 60% कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं इनसफिशियंसी। तो वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है, कम है, ठीक है ना। यानी जिस हिसाब से डिमांड आ रहा है, मान लो 10 लोगों ने डिमांड किया है 1-1 लाख रुपए का, लेकिन जो अप्रूवल मिलेगा रूरल क्रेडिट के लिए वो 5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी क्रेडिट अरेंजमेंट जो देखा जा रहा था, जो एजेंसीज थी वो इनएडिक्वेट थी, ठीक है ना। यानी जो भी मान लो फार्मर्स तो बहुत होते हैं, तो रूरल फार्मर्स को जितने की जरूरत है ना, उतने लोगों का मतलब मैं बोल सकता हूँ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है क्रेडिट का, ठीक है ना। फेल टू कवर इंटायर रूरल फार्मर, तो जो पूरे इंटायर रूरल, और अच्छा याद रखो कि हमारे कंट्री में आज भी सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर हैं। मार्जिनल का मतलब मिडिल समझ के चलो, ठीक है ना, ना ज्यादा है लैंड ना कम लैंड है, वो बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन, यानी जो लोन सेंक्शन हो रहा है फार्मर्स को वो बड़ा कम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना, यानी जो अटेंशन मिल रहा है वो जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स है उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देख लो, लेस अटेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मोर अटेंशन किसको दिया जा रहा है, रिच और वेल टू डू फार्मर्स को। क्या हो रहा है फिर, ग्रोइंग ओवर ड्यूज, ठीक है ना, ओवर ड्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है।
जो भी एग्रीकल्चर को लेके क्रेडिट लोन्स दिए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यानी सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, लोन पूरा नहीं कर पा रहा है। अब लोन नहीं पूरा कर रहा है तो उसके वजह से ना, ये देखो लिख दिया है मैंने, क्रेडिट एजेंसीज डर गए हैं कि भाई फार्मर को लोन देंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर जो बॉस है वो मुझे डांटेगा मारेगा। तो क्रेडिट एजेंसीज कॉशियस ऑफ ग्रांटिंग लोन, यानी वो फार्मर्स को लोन देने में डर रहे हैं। इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग एंड बोरोवर्स। देखो रियलिटी है तो ठीक है, किताबी बातें हो गई। आप देखोगे बहुत सारे फार्मर्स हमेशा ये कहते रहते हैं, वो इस आशा में रहते हैं कि गवर्नमेंट कोई आएगी और वो क्या करेगी, किसान का लोन माफ करवा देगी, फार्मर का लोन माफ करा देगी। अब देखो तुम्हें, मेरे को भी फार्मर से बहुत प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट पता है जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी चीज ही सही हो, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, मैं तुमको बताता हूँ कुछ कुछ कहानियां। वो ये सोचते रहता है ना कि अब देखो एक फार्मर के साथ या 10 फार्मर के साथ गलत हुआ है, और खासतौर पर ये छोटे फार्मर के साथ हुआ रहता है, लेकिन उस पूरे एरिया के आप फार्मर क्या चाहते हैं ना, आज वो जानबूझ के लोन उठा के रखते हैं, चाहते हैं कि इन 10 का भला होगा तो हमारा भी भला हो जाएगा। अच्छा सरकार ये काम क्यों करती है, क्योंकि सरकार को वोट बैंक मिल जाता है, किसके नाम पे, किसान के नाम पे, कि हमने किसान की मदद की या किसान का लोन माफ करा दिया। ये दो चीजें हो गई। अच्छा दूसरा बात है, बहुत जगह जाओगे ना तो गांव में क्या है, जब ये लोन रीपेमेंट के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ बदतमीजी भी होती है कि लोन वोन का पैसा कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जो करना है कर लो। अब देखो है तो वो गांव है ना, सब आस पास एक दूसरे को लोग जानते ही हैं, तो वो बेचारा डर जाता है। अच्छा अगले बार से, अच्छा उसका भी घर परिवार चल रहा है, अगर आप रिकवर नहीं करोगे लोन तो फिर बैंक आपको जॉब पे क्यों रखेगी, आपको भी भगा देगी। तो उससे भी कभी कभी देखा जाता है कि रिकवरिंग एजेंट्स भी जो होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी होती है। अच्छा समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जो एजेंट्स होते हैं वो बदतमीजी करते हैं। ठीक है, मांगा ठीक से जा सकता है, और अच्छा ठीक है जिसने लोन लिया है उसको थोड़ा कम से कम अदब से पेश आना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग एंड द बोरोवर। जिसने लोन दिया है और जिसने लोन लिया है इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा बनना चाहिए, जो गैप है उसको, गैप को कम करना चाहिए। देखो बैंक भी समझने को तैयार है, लेकिन आप बस सही रहिए पहले। ठीक है ना, बैंक आपको गोली नहीं चला देगी सीधा, या घर ही नीलाम नहीं कर देगी। ठीक है, इसी डर से बहुत लोग तो लोन बैंक से लेते ही नहीं है, फिर वो मनी लेंडर से ले लेते हैं। और जब मनी लेंडर से लेते हैं वो अपना ब्याज तो छोड़ेगा नहीं, जान ले लेगा आपकी, घर बेच देगा, लेकिन वो ब्याज नहीं छोड़ेगा। लेकिन बैंक में एक दो ईएमआई आपका छूट भी गया ना तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं आपको, समझ पा रहे हो वहां, क्योंकि रूल्स, वो एक इंस्टीट्यूट है, रूल रेगुलेशन से ही चलेगा। ठीक है, इनकरेज करना है फार्मर्स को क्या, हैबिट ऑफ सेविंग। अब ध्यान से समझो, ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको लोन मिलता क्यों नहीं है, बहुत को तो लोन ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है लोन, क्योंकि उनकी सेविंग हैबिट ठीक नहीं है। जैसे मान लो 10,000 बैंक अकाउंट में है किसी फार्मर के, उसने कहीं से लोन वोन लिया या जुगाड़ उगाड़ दोस्त से किया, 50,000 रुपया लगा दिए खेती में। अब खेती कटनी हुई हार्वेस्टिंग हुआ, अब उसको मिले 3 लाख रुपए। अब वो क्या करता है ना, अच्छी बात है करते हैं, बहुत लोग करते हैं, करना भी चाहिए कि भाई पहले राशन 1 साल का भर दिया, जैसे चावल गेहूं भर दिया, या जो खेत से हुआ अपने घर के लिए बचा लिया। वो ये पैसा बैंक में नहीं रखते हैं। बैंक में अगर रखोगे आप तो 2 लाख रुपया दिखेगा, तो 2 लाख के आपको हिसाब से बैंक लोन देती है, जितना आपके अकाउंट में रहता है ना उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। आप क्या करते हो, कैश में ही काम करते रहते हो, और तुम यहाँ पे क्या दिखाते हो, बैंक में दिखाते हो 500 रुपए। भाई जब तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपया है तो वो 5 करोड़ का लोन थोड़ी देगा, वो 500 रुपए के हिसाब से 200 या 250 रुपए का लोन दे सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है हैबिट ऑफ सेविंग, यानी सेविंग अकाउंट में वो चीज शो करो। ठीक है ना, पैसे बचाओ और उसको अकाउंट पे रखो, उस हिसाब से फिर तुमको लोन वगैरह मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ओपन वेयर देर इज नो बैंकिंग फैसिलिटी, यानी ये गांव के एरियाज में ही ज्यादातर, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक्स तो वहीं ओपन होंगे जहां पब्लिक ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा रूरल एरियाज में जाते भी नहीं है। प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक है, क्रेडिट की फैसिलिटी और कुछ कुछ, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देती है, एग्रीकल्चरल लेबर्स को, आर्टिजन्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, लेकिन ये रूरल एरिया के लिए रहता है। ओपन कब हुआ है, 1982 में। नेक्स्ट है नाबार्ड,
नाबार्ड को क्या बोलते हैं? एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 1982 में स्टार्ट हुआ है। याद रखना है एपेक्स है यानी हेड है किसका? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है ना। ये क्या करता है? आरडी, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, बैंक सुपरविजन, ये सब के लिए लोन देता है, ठीक है। और ये बैंक्स को देगा, जैसे आरआरबी को देगा, ठीक है। क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि तुम अपना नाबार्ड चल जाना, लोन अप्लाई कर देना एग्रीकल्चर के लिए, तो ये देगा आरआरबी। आरआरबी फिर जिसको बांटना होगा। और आरआरबी के पास भी ना कभी कभी पैसे नहीं होते उतने, ठीक है ना। जैसे मान लो उसने 10 करोड़ रुपए लोन में बांट दिए फार्मर्स को। अब कोई एक एंटरप्रेन्योर, छोटा ही एंटरप्रेन्योर है, बोल रहा है मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाऊंगा, चॉकलेट की इंडस्ट्री या बिस्कुट फैक्ट्री लगाऊंगा मैं, 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो 2 करोड़ आरआरबी के पास नहीं होगा, तो वो फिर ये बात नाबार्ड को बोलती है कि इतना लोन चाहिए, एंटरप्रेन्योर है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, सब सही है, आप पैसे दे दीजिए। तो ये आरआरबी को पैसे देंगे, आरआरबी फिर उसको पैसे देगी। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? अच्छा, पहले ये पता है आपको मार्केट और मार्केटिंग में डिफरेंस? क्योंकि बहुत लोग के घर में तुम सुनोगे जनरल टर्म्स में क्या करने जा रहे हो? मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केट नहीं जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहां पे आप चीजों को खरीदते या बेचते हो। मार्केटिंग क्या है? ऐसा काम करना जिससे आपका वो जो प्रोडक्ट है या जो भी चीज आप सेल कर रहे हो वो इंक्रीज हो जाए, उसको मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है? असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, उसको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। अब बोलोगे कि सर समझ नहीं आया, कहानी सुनाइए तुमने। ठीक, कहानी सुनाता हूँ। यह है भाई घर, एक नहीं दो दो कहानी सुना देता हूँ। यह है घर, यह है फार्मर, थोड़ा बड़ा बनाना होगा। यह है फार्मर, इसने क्या किया? राइस उगाई, ठीक है। तो राइस को फिर जमा किया बोड़े में, ठीक है ना, ये बोड़ा है, बोड़े में जमा किया, इसको कहते हैं असेंबलिंग। फिर इसको क्या किया? स्टोर किया अपने पास, अपने घर पे। फिर टेरेस पे क्या किया इसने? मतलब प्रोसेसिंग, साफ सुथरा करना, ठीक है। फिर इसको क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया, या ट्रांसपोर्ट नहीं भी किया तो ट्रांसपोर्ट करके मान लो ऐसे जगह पे ले गया जहाँ इसकी अच्छी पैकेजिंग हो सके। पैकेजिंग होकर उस पर ग्रेडिंग हुआ कि किस क्वालिटी का ये चावल है। फिर इसको होलसेलर के पास जाके दे दिया और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस कहानी को हम यहाँ से तोड़ भी सकते हैं, स्टोरेज से। मान लो इसके घर में इतना जगह ही नहीं है कि ये प्रोसेसिंग वगैरह कर सके, तो यहीं से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। यानी स्टोरेज के बाद क्या हो जाएगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ये सिटी लेके चल जाएगा, सिटी में सेल कर देगा किसी बड़ी कंपनी को। अब वो इसका प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, लिख देंगे किसी ब्रांड का नाम, XYZ ब्रांड का नाम लिख देंगे। ग्रेडिंग हो जाएगी कि A+ क्वालिटी है, B+ क्वालिटी है, ठीक है। और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि सर ये चीज़ अगर अमेरिका में होगी तो मैं बोला तब ये उस कंपनी का वहां पे मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है। तुम इसे अपने कंट्री में कर रहे हो तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तुम्हारे कंट्री का हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? मैनिपुलेशन बाय बिग फार्मर्स। बड़े बड़े फार्मर्स क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा क्या है? लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि किस रेट पे मेरे को बेचना है, क्या रेट चल रहा है, अभी कितना सप्लाई आया है, इस बार खेती इस चीज़ की कम हुई है कि ज़्यादा हुई है। कि देखो किसी चीज़ की, जैसे मान लो मैं नहीं राइस लेके मैं गया, राइस की खेती कम हुई होगी तो इस बार तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो उसके पास होगा ना जिसके पास ज़्यादा आ रहा है। जैसे मान लो मैं होलसेलर हूँ, हर साल मेरे पास 10 से 15 हजार केजी राइस आता है, इस बार 5 ही हजार केजी आ रहा है। इसका मतलब कि बहुत जगह पे राइस की जो खेती है वो नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इसके वजह से फार्मर्स को बेवकूफ़ थोड़ा बनाया जाता है। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। अभी जैसे मैंने अपना घर बनाया था, मेरे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अब मैं सिटी लेके जाऊंगा तो उसी के उसी दिन मेरे को बेचना होगा ना। ऐसा थोड़ी सिटी में लेकर मैं 10 जगह घूमते रहूंगा या 20 दिन वहीं रहूंगा। मैं जाऊंगा, जल्द से जल्द बेचूंगा, जिस प्राइस पे भी बिक जाए, फिर मैं लौट के आ जाऊंगा, ठीक है।
तो स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए फार्मर्स को जल्दी बेचना पड़ता है। नहीं तो अगर उसी के गांव में वेयर हाउस वगैरह होगा तो उसको वहां पे स्टोर कर देंगे, जब प्राइस हाई होगा तभी वो सेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है ना, यानी जहां रेगुलेशन हो वाया गवर्नमेंट। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ माल प्रैक्टिसेस सेलर्स एंड ब्रोकर्स के बीच में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते हैं, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये कहाँ मिल सकता है, रेगुलेटेड मार्केट में। लेकिन ये 10% ही है, 10% से भी कम है। ठीक है, बिहार में भी, अगर बिहार का एग्जांपल दूं तो पहले बिहार में भी रेगुलेटेड मार्केट था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है ना, उन्हें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अच्छा रोड, रेलवेज, मार्केट्स मिलना चाहिए। थर्ड क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, मतलब इसका एम क्या है, फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। पहले ये समझ लो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है क्या। जैसे मान लो ये मेरा गांव है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स रह रहे हैं, तो मान लो यहाँ 100 फार्मर्स ने मिलके राइस का प्रोडक्शन किया है। अब एक फार्मर मान लो 100 kg उगाया है, 100 kg बेचने जाएगा, तो शायद मोल भाव ज्यादा ना कर पाए। होलसेलर की मैं बात कर रहा हूँ, आदमी के पास नहीं। होलसेलर के पास गया, लेकिन अगर कोई 4-5 आदमी जाए और बोले कि मेरे पास 1 लाख किलो ये है, तब वो मोल भाव कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सामान ज्यादा है, एक बार में हम ज्यादा आपको बेच देंगे। आपको 20 किसानों से मिलके अपना जो स्टोरेज है उसको भरना नहीं पड़ेगा, मेरे से ही बस डील कर लो, आपका पूरा स्टोरेज जो भी है मैं फिल कर दूंगा। तो सिर्फ मुझसे डील करना है, तो वो प्राइस अच्छा देंगे। ठीक है, इसीलिए ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात हो रही है। मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म्ड बाय फार्मर्स सेल आउटपुट कलेक्टिवली। ठीक है ना, यानी एक साथ ही हम बेच सकें। इससे क्या हो जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने को मिल जाता है। ठीक है ना, इसको मैं बताता हूं थोड़ा। ऐसे वो पहचान भी जाते हैं, जब तुम ज्यादा बोलते हो ना तो पहचान भी जाते हैं। जैसे देखो, मान लो ये गांव है, यहाँ पे एक आदमी है जिसने 200 kg प्रोडक्शन किया, एक आदमी ने। बाद बाकी सबका मिला दो, इसको छोड़ के, ये एक अकेला आदमी है। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, पूरा गांव का वो मिला दिया तो ये हो गया 10,000 kg। ठीक है, राइस से। अब हम लोग गए डील करने, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि मैं तुमको, पहले वाले आदमी को बोल रहा है मैं 40 रुपए kg ही खरीद पाऊंगा, ये होलसेलर है। ठीक है, बोल रहा है मैं 40 रुपए kg का, मैं बोल रहा हूँ भाई एक बार में 10,000 kg बेचूंगा। 10,000 kg तो 60 रुपए kg देना है, तो बोलो, एक बार में ही डील खत्म हो जाएगा। अब क्या है ना, ये कैसे सोचता है, ये सोचता है कि ऐसे ऐसे फार्मर, ये जो सिंगल फार्मर आया है 200 kg लेके, ऐसे ऐसे मेरे को 20-50 फार्मर से मिलना पड़ेगा, डील क्रैक करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ एक पर ही बात बन जाएगी। ठीक है ना, और एक बार में मोटा क्वांटिटी मेरे हाथ आ जाएगा। तो यहाँ पे यही कलेक्टिव बार्गेनिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, अब गुजरात का एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसको कहते हैं मिल्क कोऑपरेटिव, जिसको आज आप अमूल के नाम से जानते हो। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, शायद ह्यूमन कैपिटल में शायद पढ़े होंगे। ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बताया होगा। ठीक है, तो शायद इसी चैप्टर में होगा, देख लेंगे। तो अब अच्छा ध्यान देना, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, यानी कि जो ये जा रहे हैं ना डील करने, जैसे मान लो पूरे गांव के लिए 5 आदमी जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी डील करेंगे, तो सम टाइप प्रॉपर इंसान मिलते नहीं है कि हाँ जो फार्मर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है ना, यानी ये लिंक नहीं रहता है, ये जो होलसेलर और ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में अच्छा लिंक नहीं बैठ पाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा, जैसे ये मैं होलसेलर की बात बता रहा हूँ, तो ये क्या करेगा ना, देखेगा कि 10,000 kg बेच रहा है, यानी ये पूरे गांव का ही लेके एक बार में आएगा। वो कितना बार मना भी कर देता है कि नहीं, मैं 10 आदमी से डील करने को तैयार हूँ, लेकिन इतने प्राइस पे तो नहीं बेचूंगा।
ठीक है, तो वो भी कभी कभी जिद पे अड़ जाते हैं। तीसरा क्या है, इन एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये 5 लोग गए हैं, बात हुई है कि भाई 60 रुपये वो देने को तैयार है, लेकिन गांव आके हम क्या बोलेंगे, 50 रुपये केजी में डील करके आए हैं, 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, हम लोग सब लोग मिल ले, 5 आदमी मिल के बांट लेंगे। ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे ऐसे मैनेजमेंट लेवल पे कुछ ना कुछ इनएफिशिएंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। ठीक है, चलो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड के बाद ये फोर्थ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फोर्थ क्या है, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे एमएसपी। गवर्नमेंट क्या देती है भाई, ऑफर प्राइस देती है कि फार्मर्स जाए और अपना जितना अमाउंट है उतना फूड ग्रेन्स वो गवर्नमेंट को बेच देती है। एमएसपी जानते हो ना, मिनिमम। चलो भाई ये भी तुमको एक डायग्राम बना के सिखाते हैं। ये है भैया फार्मर, फार्मर, मजाक में बोल रहा हूँ, ये है फार्मर भैया। ठीक है, ये गए दुकान वाले के पास कि भैया मेरे को क्या करो तुम, 40 रुपए के केजी के हिसाब से मैं सामान दे रहा हूँ, ले लो। शॉपकीपर भैया बोल रहे हैं 40 नहीं लूंगा, 30 में देना है तो दे दो। अब बेचारा किसान रोने लगा। तो अब आ गई पिक्चर में गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि तुम हमको 50 रुपए में दे दो। फार्मर भी सोच रहा है भाई 10 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो गवर्नमेंट अपने जेब में लेके थोड़ी घूमेगा, ये भेज देगा कहाँ, एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इससे तो ले रहा है ग्रेन से, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब यहाँ लिख दे रहा हूँ इसलिए 2 नंबर, फर्स्ट तरीका तो ये जो फार्मर बेच रहा है। दूसरा तरीका होता है सरप्लस प्रोडक्शन अगर हो जाए तो, सरप्लस प्रोडक्शन अगर मार्केट में हो जाता है तब भी, जैसे यहीं पे समझा दे रहा हूँ कि डिमांड मान लो 100 केजी का है और सप्लाई हुआ 80 केजी, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस मतलब नंबर में नहीं बताना तुम्हें, बस ये बताना है प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। तो बोलोगे सर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरे साल क्या हुआ, डिमांड 100 का ही है, सप्लाई हो गई है 150 केजी की, तो अब क्या होगा, तो बोलोगे सर प्राइस तो गिर जाने लगेगा। तो ये प्राइस तो गिरने लगेगा तो घाटा किसको है, फार्मर को। और फार्मर ने कुछ गलत थोड़ी किया है, बस क्या है, बहुत सारे फार्मर्स ने इस बार ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है और डिमांड उतनी की है नहीं, तो ये प्राइस गिरने लगेगा। तो ये क्या बोलेगी, ये जो एफसीआई है बोलेगी कि एक काम करता हूं, मार्केट से 50 केजी मैं खरीद लेता हूं। अब 50 केजी खरीद लिया तो अब सिचुएशन क्या बन रही है, 100 केजी डिमांड है और 100 केजी सप्लाई है, तो जो अभी प्राइस गिर रहा था ना, ये प्राइस फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस बात को मानते हो। तो सरप्लस प्रोडक्शन के भी टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, एफसीआई से चीजें खरीद लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सर एफसीआई करती क्या है, अब एफसीआई क्या करती है, तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, राशन शॉप पे, राशन शॉप वो नहीं है जहां पे तुम लेने जाते हो, ये राशन शॉप उसे कहते हैं जहां सब्सिडाइज रेट पे आपको, जैसे 1 रुपया केजी चावल, 2 रुपया केजी वीट, 3 रुपया केजी शुगर, ये सब्सिडाइज रेट पे किसको मिलता है भाई, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, याद रहेगा। तो यही अब पढ़ेंगे और एक बार में मैंने यहाँ पिक्चर के माहौल से आपको सब बता दिया। आई होप समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। तो एफसीआई ने क्या कर रखा है, वो परचेस करते हैं व्हीट एंड राइस, ठीक है, या फिर ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, जिस साल ज्यादा भी प्रोडक्शन हो गया उस टाइम पे भी वो खरीद लेते हैं। तीसरा क्या है, पीडीएस सिस्टम। अब देखो ये जो मैंने बताया ना सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, इसी को पीडीएस सिस्टम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या है, नेटवर्क ऑफ राशन शॉप, और इसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। व्हीट राइस शुगर क्या मिलता है, प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस, जो मार्केट का प्राइस है उससे कम में आपको मिलता है। किसको मिलता है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको सस्ते दाम पे ये अनाज मिलता है।
ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ें। अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, सर ये क्या है? तो अभी देख रहे थे तुम, वो किसान को अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी है तो वो जाता है सिटी। अब सिटी में किसी भी प्राइस पे उसको बेच के वापस घर तो जाना है, तो उसके साथ गलत हो जाता है, कभी कभी उसको मार्केट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, सस्ते दाम पे ही चीज़ों को बेचना पड़ जाता है। तो क्या हुआ, अब एक नया सिस्टम बन गया। इससे नया चीज क्या आया, ओरिजिन्स ऑफ फार्मर्स मार्केट। यानी कि अब हम किसी होलसेलर वोलसेलर का इंतजार ही नहीं करेंगे। फार्मर्स मार्केट क्या है, डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर एंड एलिमिनेट मिडिल मैन। यानी भाई 10 फार्मर यहाँ लाइन लगा के बैठ गए हैं, अब कोई 2 kg ले, 20 kg ले, 100 kg ले, 150 kg ले, यहीं 2-4 दिन बैठेंगे और सारा माल बेच के चल जाएंगे। समझ गए? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हदसपुर मंडी पुणे, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश, उज्वर सैंडीज तमिलनाडु। ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, फार्मर्स मार्केट के। दूसरा क्या किया फार्मर्स ने, अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। ये भी बता दे रहा हूं क्यों, देखो फिर, देखो ये तो तुम्हारे क्लास के लिए नहीं है, तो हायर जो तैयारी वगैरह करते हैं पीएससी एग्जाम्स वगैरह की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आया था, इसका लोगों ने काफ़ी बहिष्कार किया है, और लेकिन कहीं कहीं पे चल भी रही है। तो ये थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अब ये फार्मर है बड़ा फार्मर, लेकिन ये होते हैं मतलब ये जिसका भी कनेक्शन होता है ये मल्टीनेशनल से, वो सब बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये बड़े फार्मर हैं, इन्होंने साइन कर लिया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से। अब मल्टीनेशनल, तुम बोलोगे सर ये क्यों साइन कर रहा है, तो ये पहले ना उसी होलसेलर के पास जा रहा था। अब होलसेलर वाले क्या करते हैं ना, जैसे मान लो ये बोड़ा है इसमें अच्छा माल है, ये बोड़ा जो है पूरा खराब है, और उसको तो मल्टीनेशनल को बेचना है बल्क में। अब जैसे मान लो ये ब्रिटानिया का बिस्कुट बना रहे हैं, तो इनको तो चाहिए व्हीट, है ना, तो ये क्या करता है, आधा इसमें मिला देता है आधा इसमें मिला देता है, दोनों को अच्छा क्वालिटी बता के बेचता है। क्योंकि देखो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो खराब माल खरीदेगी नहीं, लेकिन ये जो होलसेलर वाले हैं ये क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं कभी कभी। तो एक काम किया मल्टीनेशनल ने, सोचा कि हम अच्छा दाम लेके तो अच्छी क्वालिटी का ले ही रहे, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट फार्मर से ही लेते हैं, है ना, उसमें कंकड़ पत्थर तो कम से कम नहीं मिलेगा। तो ये फार्मर के पास पहुंचे, मान लो इनके पास बहुत जमीन है, 100 बीघा 150 बीघा जमीन है, सब में बीट ही लगता है, ठीक है। तो डील डन कर लिया कि हमको इतना केजी चाहिए, अच्छा जितना ये डिमांड करते हैं ना आपको वो पूरा करना है। हाँ इसमें एक और चीज हुआ, देखो यहाँ लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट या अलायंस बना दिया फार्मर्स के साथ। हाँ इसमें ये होता है कि कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी कभी नहीं जनरेट भी कर पा रहे हैं, आपको कोई नॉलेज की जरूरत है, तो वो भी ये देते हैं। सेकंड क्या होता है, आपको कुछ पेमेंट पहले चाहिए, आप पेमेंट ले लो, क्योंकि खेती के लिए लगेगा ना भाई, बीज तो डालना है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों की जरूरत लगेगी, तो वो भी हम देंगे, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। ये मिडिल मैन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म करो। देखो भाई मैं नहीं चाहता किसी का जॉब जाए, बट कम से कम वो मिलावट वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट किसान से खरीदे तो, और किसान का भी फायदा है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अब हमारा देश ही पूरा डाइवर्स है, और पढ़ना भी है हमको डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि जो हमारे देश की फार्मिंग है ना, उसमें वो एक रिस्की बिजनेस है। क्या है, रिस्की बिजनेस। क्यों रिस्की बिजनेस है भाई, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉनसून डिपेंडेंट रहते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, बारिश होगी तभी खेती होगी, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, डाइवर्स बनना है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अब तुम खेती के ही चक्कर में रहोगे, अच्छा नहीं कमा पा रहे हो, तो उसी से रिलेटेड कोई और बिजनेस भी कर लो, खेती भी करते रहो, लेकिन जब तुम बेरोजगार रहते हो, जब तुम फ्री टाइम में रहते हो, तो तुम कुछ और भी कर लो। और ये याद रखना, ये उस टाइम पे बहुत ध्यान दिया गया था, हमारी ये दोनों चीजें उसी टाइम की बढ़ी हुई हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ देखोगे व्हाइट रेवोल्यूशन भी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या आया। बेनिफिट क्या है, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। सप्लीमेंट्री है, फिर बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री बता चुका हूँ, वो जो क्लास में वो लड़की लोग होती है ना, जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, सर एक्स्ट्रा सीट, सर सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री चाहिए सर,
और तुम्हारा खून खौलता है भाई कि मैं तो अभी चौथे ही क्वेश्चन पे हूँ। तो वो वाली चीज़ सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा। तो आप फार्मिंग करते रहो, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करो। इससे क्या होगा, आपका लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज होगा और आप पॉवर्टी से भी बाहर आ पाओगे। ठीक है। टाइप्स क्या है, क्या करना है हमें? तो पहला करना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि आप पूरे साल में सिर्फ एक क्रॉप लगा रहे हो। अब एक काम करो, तुम मल्टी क्रॉप लगाओ, साल में तीन, एक खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है। यानी सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से हमें शिफ्ट करना है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फार्मिंग तो तुम कर ही रहो, अब देखो एग्रीकल्चर क्या हो गया, ओवर क्राउडेड हो गया और लेबर फोर्स ज्यादा है उसमें। और तुमको पता है ज्यादा लेबर फोर्स होगा तो फिर वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, यानी पूरी फैमिली ही उसी में लगी हुई है। प्रोडक्शन 100 का 100 ही केजी है। तो तुम क्या करो, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढो जो कि नन फार्म सेक्टर हो, जैसे आईटी हो गया, डेयरी हो गया, फिशरीज हो गया। ठीक है। अब इन्हीं सारे के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। पहला आ गया एनिमल हस्बेंड्री, पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम में कुछ सालों से देखा गया है, अभी तुम जो ये टॉपिक्स पढ़ोगे जहां जहां वुमेन्स की बात आ रही है, उनके जॉब्स की बात आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी, वो टॉपिक याद रखना है। ठीक है ना, वो पॉइंट्स लिखना भी है आपको। ठीक है, नंबर्स अच्छे मिलेंगे। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर जहां ब्रीडिंग, रियरिंग, कैरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स हो, और इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब जानते ही होंगे, मवेशी कहते हैं। ठीक है, मवेशी पालन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ठीक है ना, हमारे पास लाइव स्टॉक बहुत सारे हैं, वो भी वेराइटी में। वोमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट, औरतों को भी यहाँ पे काम मिल जाता है। लाइफ और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में क्या है, स्टेबिलिटी इन इनकम मिलता है आपको। ठीक है ना, एक तरफ आपको खेती से पैसा आ रहा है, एक इससे पैसा आ रहा है, फ्यूल मिल जाता है। ठीक है, वो गोबर वगैरह से। न्यूट्रिशन फॉर फैमिली, फैमिली को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। अब सबसे ज़्यादा हमारा शेयर देखा जाए तो पोल्ट्री में लार्जेस्ट शेयर हमारा है इंडिया का। ठीक है। डेयरी, अच्छा यहाँ पढ़ना था, मैं बोला था ना वो व्हाइट रेवोल्यूशन वाली बात, वो यहाँ है। देखो, तो डेयरी क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ ब्रीडिंग हो, रेजिंग हो, यूटिलाइजेशन हो, किसका, डेयरिंग एनिमल्स। डेयरिंग वो डेयर करने वाला नहीं, जो मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो इंडिया का डेयरी सेक्टर देखा जाए तो 3 डिकेड्स में वो काफी इंप्रेसिव रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया ऑपरेशन फ्लड का, या उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन में? तो एनडीडीबी बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1970s में। अब याद करो, यही तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन का भी टाइम है। चेयरमैन कौन थे? वर्गीस कुरियन। और तुम्हारे ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशन वाइड ग्रिड बनाना। ठीक है। अब इधर देखो क्या होगा, ये सिस्टम कैसे हुआ, मिल्क प्रोड्यूस करो, अलग अलग ग्रिड्स के होते हैं, उसको अर्बन सेंटर लेके जाओ थ्रू कॉपरेटिव्स। ठीक है, और गुजरात का यही एग्जांपल है जो क्या हुआ, एक मतलब बोल सकते हैं जो कॉपरेटिव्स के हेल्प से कोई अगर एग्जांपल दिखता है हमें जिसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, वो यही एग्जांपल है मिल्क कॉपरेटिव्स का। अब ये चीज ये तुमने देखा भी होगी, गांव गांव में क्या होता है ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो बच गया, उसको वो वहाँ पे एक सेंटर होता है, वो लैक्टोमीटर होता है, उससे क्वालिटी वगैरह वो देखते हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट हो जाता है। फिर ये दूध शहर के सेंटर में चल जाता है। सेंटर पे जाके फिर क्या होता है, वही जो प्लास्टिक वगैरह में पैकेजिंग वगैरह, पैस्चराइजेशन, ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं और फिर पूरे शहर के लोगों को दूध मिलता है। ठीक है। और यही ग्रिड पैटर्न है। ग्रिड पैटर्न का मतलब समझ रहे हो ना ऐसे देखो, तो तुमने देखा होगा वो पोल्स पे, है ना, बड़े पोल्स होते हैं, उस पर बहुत हाई वोल्टेज रहता है, 2,30,000 ऐसे करके, फिर वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, पोल्स की हाइट भी छोटी हो जाती है, पावर्स भी कम होते चल जाते हैं। ठीक है ना, फिर घर के पास आते आते बस एक बचता है, फिर उससे तुम्हें घर पे बिजली मिलती है। ठीक है। अंडरग्राउंड वाला अभी सब जगह, बिहार में तो कम से कम नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, शहर वगैरह बिहार के कुछ हैं जहाँ पे
वो तुमको अंडरग्राउंड सिस्टम दिख जाएगा, ऐसे हर जगह तो नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो यही ग्रिड पैटर्न बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया को देखा जाए, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी काफी मिल्क प्रोडक्शन करता है, लेकिन देखो हमारा क्या है ना, सेलिंग में नहीं है रैंक वन। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही खपत भी हो जाता है, तो हम बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह है वो एक्सपोर्ट भी काफी करता है। मीट हो गया, एग्स हो गए, ऊल हो गया, ठीक है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये भी काफी प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा फिशरीज सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश। ठीक है, अब इनलैंड सोर्स की बात करें तो 64%, और बाद बाकी जो हमें आता है 36% वो सी और ओशियन से आता है। ठीक है, क्योंकि ओशियंस में भी बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, ज़्यादा फिशिंग वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, तो कौन कौन से जगह होगा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वैसे रीजन है जो कोस्ट लाइन से थोड़े मिले हुए हैं। एक्टिव फिशिंग में वुमेन इन्वॉल्व नहीं है, यानी फिशिंग करने वुमेन नहीं जा रही है, बट वुमेन वर्कफोर्स किसमें इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और इंटरनल मार्केटिंग, यानी बेचने का। बोलना तो नहीं चाहिए बस, लेकिन मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है अधिकतर देखोगे ना, वो मछली काटना और उसको छीलना, ये ज्यादातर देखोगे गांव वगैरह के एरिया में वो कोई महिला ही कर रही होती है। चिकन वगैरह आप तुम मेल को ही काट देखोगे, चिकन चाहे कुछ भी है ऐसा, बट तुम ये काम देखोगे ज्यादातर महिलाओं को करते, मैंने तो देखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्पाइसेस। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर, क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है और सॉइल कंडीशंस हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यानी यहाँ मतलब इस सेक्टर में देखा जाए ना तो हमारे पास पोटेंशियल है, हम एक्सपोर्ट नहीं बस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है इस डाइवर्सिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स क्लाइमेट है। ठीक है, इंडिया क्या हो सकता है, वर्ल्ड लीडर बन सकता है प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल और स्पाइसेस में, हमें बस एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ग्रेटर स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इसमें वुमेन्स को काफ़ी रोजगार मिल सकता है, जैसे फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर में, ये सब में वुमेन्स को एक्टिव रोल मिल सकता है, जॉब्स वो कर सकती हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पे हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन से डील करते हैं। आईटी ने क्या किया है, रेवोल्यूशन लेके आया है वो बहुत सारे सेक्टर्स में। ठीक है ना, आईटी का हेल्प, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हेल्थ केयर हो, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में वो इंटरनेट के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें को मतलब बदल चुका है वो। ठीक है, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर सकता है कि फूड सिक्योरिटी की जरूरत कहाँ है या वनरेबिलिटी कहाँ है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर टूल से हम देख सकते हैं कहाँ खेती कम हो रही है, या कहाँ 10 सालों में पैटर्न चेंज हो गया है खेती का, कहाँ फूड इनसिक्योर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, एम फॉर इंक्रीजिंग आईटी, ठीक है ना, एक एक विलेज को एक क्या बनाना है, नॉलेज सेंटर बनाना है। ठीक है, क्योंकि आईटी की वजह से आज एक छोटा मोटा बच्चा भी है जो गांव का बच्चा है, वो भी इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो इसी वीडियो से देख के वो सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल, जैसे तुम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो सस्टेनेबल, कि हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना है कि आगे वाली जनरेशन के पास भी के लिए भी बचे। ठीक है, तो सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, यानी ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, बड़े हो गए हो ना अब, तो जो भी हमको नेचुरल सिस्टम जैसे मिला है ना, हमें उसे सस्टेन करके रखना है वैसे ही, यानी रोक के रखना है। यानी मान लो मुझे पेड़ 5 मिले थे, तो 5 ही पे रोक के रखना है, ये नहीं कि मेरा जनरेशन, मेरा जो नेक्स्ट आए उसको बस 2 ही पेड़ देखने को मिले। ठीक है, इको फ्रेंडली कहा जा रहा है। अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या जानना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में।
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जो कौन से टेक्निक्स को यूज करता है? क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये इकोनॉमिकल फार्मिंग है, ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजर खरीदने में, HYV सीड्स खरीदने में, पेस्टिसाइड्स खरीदने में आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इनपुट्स इस मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स करें तो हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाई डिमांड है फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स। एक बात तुमको बताता हूँ, अजीब लगेगा, आज भी मैं तुम्हें ही ये चॉइस देता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम उसका सच सच जवाब दो। मान लो टमाटर, समझ लो ना, टोमेटो, मान लो टमाटर तुम्हें मिल रहा है, एक तरफ मिल रहा है 40 रुपए kg, एक तरफ तुम्हें मिल रहा है टोमेटो 70 रुपए kg। बस दोनों में अंतर क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिकली उगाया गया है। तुम सच बताओ, ये तुम्हारी फैमिली है वो भी पढ़ी लिखी है, मान के चल रहा हूं मैं, लगभग अब सबकी फैमिली में 12th पास तो सभी लोग हैं। तो अब तुम ये मेरे को बात बताओ, खरीदोगे क्या तुम? बस सर खरीदेंगे तो 40 का ही। तो थोड़ा मैं अगर सच बताऊं ना, हमारे एजुकेशन में यही प्रॉब्लम है। ऐसे तो अभी मेनली बड़े बड़े 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनमें से अभी मैं एक पे बात कर रहा हूं कि हम पढ़ेंगे, इसको लिख के हम नंबर भी 90-95% लाएंगे, लेकिन हम अप्लाई नहीं करेंगे। और तुम्हें मैं बताता हूँ, जर्मनी की ही एक कंपनी है, उसने आरा या शायद बक्सर में, ये 2-4 साल पुरानी कहानी है, तो वो यहाँ के खेती में इंटरेस्ट ली, उन्होंने बोला हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे उगाना है, 50% हम अपने कंट्री भेजेंगे, ठीक है, और 50% तुम यहाँ बेच लो, इंडिया में बेच लो। यानी उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए। एक होता ना कि भाई सब बेचो इंडिया में, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को हम इंजॉय करेंगे। ना 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 ना, मैं अपने कंट्री बेच दूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। 50% लैंड तुम्हारा रहेगा और बाद बाकी प्रॉफिट तुम्हारा रहेगा। सोचो क्यों? उसको पता है इंडिया वाले ले ना ले, उसकी कंट्री में अगर मैं बोलूंगा ना कि ऑर्गेनिकली उगाया गया है, सब खरीद लेंगे, क्योंकि वहां अप्लाइड नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पढ़ के आए हो तुम कि ऑर्गेनिक फूड ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको तुम खाने की कोशिश नहीं कर पाते। और रही बात इनकम की, वो एक प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ कि अब 70 रुपए देने का हमारा परचेजिंग पार नहीं है, तो एक अलग कहानी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। बट इन रियलिटी जो हैं, जो सही हैं, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पैसा भी घर में है, वो सही खाना नहीं खाएंगे, आदत नहीं है बस। चलो आगे बढ़े। हेल्दी फूड कौन सा है भाई? यही वाला है। क्यों? इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। अब तुम्हें मैं ज्यादा मैथ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा सोच के देखो कि एक ये फ्रूट है कि ये फ्रूट है, ये केमिकल के द्वारा उगाया गया है, तो 0.001% भी तो इसमें केमिकल होगा, और ये केमिकल्स का यूज करके नहीं बना है, तो इसमें तो न्यूट्रिशन ज्यादा तो इसी में होगा। कॉमन सेंस। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? अब जो ऑर्गेनिकली हम उगा रहे हैं तो उसमें लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज बहुत ज्यादा होता है, और लेबर इंटेंसिव का यूज होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या है? पेस्टिसाइड फ्री है, तो इन्वायरमेंट भी हमारा सेफ है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ RD। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम भी आते हो ना कि सर ये कॉपी है, कॉपी में आपने 40 में मेरे को 22 मार्क्स दिए हैं, आप एक बार दोबारा चेक कर लो, तो ये दोबारा रीचेकिंग है ना, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ भाई एक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, काउंटिंग एरर है, या सच में कहीं कम नंबर दे दिया किसी क्वेश्चन में जो बच्चा बोल रहा है। वैसे तो मैं देखो पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं, मैं 10th तक ही पढ़ाई किया हूँ, ठीक है ना, मस्त दुकान चलाता हूँ, फ्री टाइम मिलता है तो किताब पढ़ लिया, और अब थोड़ा मेरे दोस्त ने बोला कि तुम समझाते अच्छा हो तो तुमको पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो मान लो जो तुम टीचर्स के पास लेके जाते हो कि कॉपी है, तो ये जो दोबारा रीचेकिंग हो रही है, इसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। तो क्या है इवैल्यूएशन? सम चेंजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट, यानी ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हुए, इन सभी चीजों के लिए चेंजेस हुए होंगे, लेकिन जो बच गए हैं उसको दोबारा हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमें अभी भी डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना है।
अब ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज पे ध्यान देना है, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन वाला कि भाई एक खेती नहीं, सिंगल क्रॉप मत लगाओ, तीन तीन लगाओ। दूसरा एम्प्लॉयमेंट वाली, सिर्फ खेती मत करो, डेयरी करो, फिशरी करो, कुछ भी करो, एक और काम करो, हॉर्टिकल्चर कर लो। रूरल एंड अर्बन लिंकेज बढ़ाना है, यानी रूरल जो प्रोडक्शन सेंटर है उसका लिंक बनाना है हमें अर्बन या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट से। यानी ये जो किसान है यहाँ आता है होलसेलर के पास, चीज़ों को बेचता है, उसके साथ गलत होता है, सही प्राइसिंग नहीं मिलती है, तो एक अच्छा लिंक बनाए जिससे फार्मर भी फायदे में रहे और जो ये होलसेलर वाले हैं वो भी फायदे में रहे। ठीक है। बेटर फैसिलिटीज, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें, जैसे क्रेडिट की फार्मर्स को जरूरत पड़ती है, मैंने बताया था ना रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। मार्केटिंग को बढ़ावा मिले, ऐसी पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट जो फार्मर फ्रेंडली हो, ठीक है ना, जो फार्मर के हित में हो। आगे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, यानी हमें इन्वेंट या प्रोक्योर, बाहर से भी हम ऐसी टेक्नोलॉजीज मंगा सकते हैं जो क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब ना करे, डिटोरिएट नहीं करे। ठीक है। और देखो इस देश के लिए ना फार्मिंग बहुत अच्छी और जरूरी चीज है। बात समझो, ऊपर के जितने लोग हैं ना वहाँ सब जगह बर्फ ही बर्फ भरा पड़ा है, ठीक है ना। तुम्हें ये सब चीज अभी बहुत अच्छा और कूल और बेस्ट वाइब ये सब आता होगा तुम्हें, वो सब जगह बस घूमने लायक है, जाओ घूमो देखो। होना चाहिए, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, बट तुम बात समझो, तुम जो भी चीज खा रहे हो वो सब फ्रेश है। वहां क्या है ना, सब कुछ पैकेट में पैक्ड है, ठीक है ना। यहाँ से चीजें वहां जाती हैं, मान लो वो टमाटर भी है तो वो फ्रीजर में काफी दिनों से रखा हुआ है, फिर वो खाते हैं। तो इस चीज को समझो, एग्रीकल्चर हमारे देश में हो रहा है, उस चीज को और बढ़ाना ही चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, लेकिन कुछ कुछ देखो मेरे को वो जो दोस्त नहीं होते, कुछ लोग चुपचाप पढ़ लिए, कल जाके स्कोर मार दिया 40 में 38। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करो, तुम्हारे ही दोस्त हैं वो भी पास वास हो जाए। ठीक है। बाद बाकी मैं क्या करूंगा, एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं जब ये टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक एमसीक्यू का वीडियो डाल दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो बोर्ड्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। ये हो गया, और क्या कर दूं, और कमेंट करना, अगर केस स्टडीज वगैरह समझना हो तो उसके लिए मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है। बाद बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं, बाय।